मैक्सिको की सबसे सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो दरअसल एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और इसके सेल में स्पेशल सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती थी और इसके बावजूद भी ड्रग स्मगलिंग का बेताज बादशाह इस जेल से गायब हो जाता है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, फिर भी ये शख्स कैमरे के सामने से गायब हो जाता है। आखिर वो वहां से कैसे भागा? आइए एल चैपो की जिंदगी के बारे में जानते हैं। एल चैपो गुजमैन का जन्म 1957 में मैक्सिको के एक शहर सोनालोआ में हुआ था और एल चैपो का असल नाम ऑकिन गुजमैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। वो एक गरीब किसान परिवार में पला बड़ा था और उसने बचपन से ही अपने पिता के हाथों शारीरिक शोषण भी सहा था। दरअसल एल चैपो अपने पिता के साथ खेती किया करता था, लेकिन ये खेती किसी फसल की नहीं बल्कि अफीम और गांजे की खेती हुआ करती थी। इसलिए एल चैपो का ध्यान भी बचपन से ही इन्हीं चीजों में गया, क्योंकि उसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, वो ड्रग की खेती करके उसको बड़े बड़े ड्रग डीलर्स को बेचता था। लेकिन एल चैपो जब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया तो उसने एल चैपो को छोटी सी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया और एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार भी नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास पता था कि ड्रग्स माफिया की दुनिया में बहुत पैसा है और इसलिए वो अपने लिए कोई ऐसा एरिया चूज करता है जहां पर लोगों का आना जाना कम होता था और वहीं पर मैरिजुआना की खेती किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि मैक्सिको के बड़े बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। लेकिन 1970 तक आते आते एल चैपो ने हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि उस समय के हिसाब से एक उभरता हुआ ड्रग माफिया गैंग था। आपको बता दें कि दुनिया भर में ड्रग्स की जितनी भी खपत होती है उसमें से 60% ड्रग की सप्लाई अकेले मैक्सिको से होती है और अमेरिका में जितनी भी नशे की खपत होती है उसका 90% हिस्सा अकेले मैक्सिको से ही आता है। इसकी खास वजह यह थी कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा आपस में मिलती है और इस गैंग में एल चैपो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था। एल चैपो ने लगभग 4 शादियां की और उसको उन सभी पत्नियों से मिलाकर कम से कम 15 बच्चे थे और वो अपने असूलों का इतना पक्का था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती थी या फिर कहीं पर भी जरा सी भी गलती होती थी तो वो ड्रग डीलर को मार देता था। साल बीत रहे थे और इसका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर समय आया 1980 का। 1980 में उसने एक मिगुएल एंजल फेलिक्स गेलार्डो के एक गैंग के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फेलिक्स को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन फेलिक्स की गिरफ्तारी के बाद इसका फायदा उठाकर 1988 में एल चैपो ने अपना एक ड्रग माफिया गैंग स्थापित किया, तो उसने अपने गैंग को सोनालोआ कार्टेल का नाम दिया और ये गैंग स्थापित करने के बाद उसने बड़े पैमाने पर कोकीन, मैरिजुआना और हेरोइन का उत्पादन शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर उसने ड्रग्स की सप्लाई की। उसने मुख्य रूप से 2-3 देशों को ये ड्रग्स सप्लाई किए, जिसमें अमेरिका में लगभग 90% ड्रग्स भेजे जाते थे और अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी और ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स का और इन दोनों तरफ से एल चैपो ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचाता था। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज को पता था कि वहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है, इसलिए अमेरिकन एजेंसी ने अपना सारा फोकस कैरिबियन की तरफ रखा हुआ था, जिस कारण बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा पकड़े जा चुके थे और इसी चीज का एल चैपो ने फायदा उठाया, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका अपनी नजर कहां पर गड़ाए हुए है, इसलिए उसने ड्रग्स की सप्लाई दूसरे रास्ते से की। तो इन सभी ड्रग्स में से कोकेन और मैरिजुआना उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती थी, इसलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस किया करता था। लेकिन जो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसने अपना दिमाग चलाते हुए एक तरीका निकाला। जो भी उसके पास ड्रग्स थे जिसमें से स्मेल आती थी, उन सभी ड्रग्स को वो कार की रिम या फिर किसी और जगह पर छुपाकर स्मगल करता था,
जिसको कि ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन एल चैपो के लिए दिक्कत ये थी कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए उसने एक और तरीका निकाला जिसकी वजह से लोग आज भी उसको जानते हैं और दुनिया भर में उसने सुर्खियां भी बटोरी, और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। तो एल चैपो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके ऐसे इंजीनियर्स हायर करता था जिनको सुरंग बनाने की नॉलेज होती थी, और वो जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद होता था ताकि उसे ड्रग्स ले जाने में कोई परेशानी ना हो। तो उन टनल्स के जरिए वो अमेरिका में ड्रग्स स्मगल करने लगा। लेकिन कुछ सालों तक उसने अपने इस व्यापार में खूब पैसा कमाया, लेकिन शायद उसका ये तरीका ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के ऑफिसर्स को एक टनल मिली जिसकी लंबाई लगभग 300 फीट थी और उसमें बिजली की पूरी व्यवस्था थी। वहां पर सांस लेने के लिए सेफ वेंटिलेशन बनाए गए थे और ये टनल पूरी सुख सुविधाओं से लैस थी। लेकिन ये टनल दरअसल एक घर के अंदर से निकलती थी जो कि एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था, और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। लेकिन एल चैपो को इस धंधे के बारे में हर चीज मालूम थी और उसके अपने कुछ रूल्स भी थे, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं पकड़ा जाता था। 9 जून 1993 में गगवाटेमाला में मैक्सिकन पुलिस ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे हत्या और ड्रग सप्लाई करने के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए अपने घर से कम नहीं थी, क्योंकि वो जेल के स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक चीज हासिल कर सकता था और अपने व्यापार की गतिविधि में नजर रखता था ताकि उसका काम चलता रहे और व्यापार में कोई भी घाटा ना हो। लेकिन 2001 में मैक्सिको गवर्नमेंट पर यूएसए की ओर से प्रेशर डाला जाने लगा कि एल चैपो को यूएसए की जेल में होना चाहिए, क्योंकि एल चैपो का 90% व्यापार तो अमेरिका से ही चल रहा था। इसलिए यूएसए गवर्नमेंट चाहती थी कि एल चैपो यूएसए की जेल में रहे। लेकिन जैसे ही एल चैपो को इस बात की भनक लगी तो उसने सोचा कि अगर मुझे वहां ले जाया गया तो वहां से उसका निकलना नामुमकिन होगा। इसलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का प्लान बनाया। तो उसने जेल गार्ड्स को $2 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से 19 जुलाई 2001 को भाग निकला। लेकिन उसकी गिरफ्तारी की सूचना के लिए मैक्सिको और अमेरिका से संयुक्त रूप से 8.8 मिलियन का इनाम रखा गया। लेकिन उसके भागने की योजना में 78 लोग शामिल थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि एल चैपो गुज़मैन ने अपने भागने की योजना को ध्यान से बनाया था और जेल में लगभग सभी लोगों को पैसे के जरिए प्लान का हिस्सा बनाया। लेकिन जितने भी अधिकारी इसमें शामिल थे वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं। तो इसके बाद वो पुलिस से छुपता रहा, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। हालांकि उसके बाद भी कई जगहों पर उसके द्वारा बनाई गई टनल्स मिली, जैसे कि 2010 में मैक्सिको के तुजुआना में ऐसी ही एक टनल मिली। तो इसके अलावा 2012 में ऑटेमेसा और 2013 में भी ऑटेमेसा में ही कुछ टनल्स मिली जिसमें कि बिजली की सुख सुविधाएं थी और एक से एक बढ़िया वेंटिलेशन थे और जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो सारी सुरंग में थी और इसके जरिए ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाया जाता था और इसी की मदद से ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होता था। उसको मिली ऐसी कमाल की महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स को इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। टनल्स की एंट्रीज को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसे कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे, ताकि किसी को भी भनक ना लग सके कि यहाँ पर सुरंग भी हो सकती है। लेकिन टनल बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से और अच्छे से चेक करके यूज करता था। तो उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएसए मैक्सिको बॉर्डर्स पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटेमेसा से करने का इरादा बनाया था। उसने ओटेमेसा को 2-3 चीजों के आधार पर यूज किया। पहला ये कि ओटेमेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। और दूसरा ये कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीन्स और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसलिए यहां टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्रीज के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन यहाँ की मिट्टी।
क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था। जबकि इसके दूसरी तरफ पहाड़ है जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर टनल्स को बनाया गया। तो अगले कुछ सालों तक उसने फिर से अपनी टनल्स की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए क्राइम की वजह से बगैर पकड़े हुए यूएसए और मैक्सिको की सरकार की नाक में दम कर दिया था। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया और उसके घर पर रेड की गई। अब की बार भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था, तो वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया जो कि एल चैपो के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन पुलिस ने उसको इस सुरंग से ज्यादा दूर तक नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से 22 फरवरी 2014 को पकड़ा गया और ये उसकी दूसरी गिरफ्तारी थी। मैक्सिको की पुलिस उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए मैक्सिको की पुलिस ने एक अहम फैसला लिया कि अब एल चैपो को मैक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाएगा और अब उस पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाने लगी, क्योंकि इस बार किसी भी हालत में मैक्सिको की पुलिस उसको थोड़ी सी भी ढील देने की हालत में नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद 11 जुलाई 2015 को वो अपने सेल में टहल रहा था। रात के करीबन 8:52 पर उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। तो उसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही ऐसा था जो कैमरे की आंख से छुपा हुआ था। करीबन आधे घंटे के बाद जब वो कैमरे पर नहीं दिखा तो सेल की जांच करने के लिए लॉकअप खोला गया। तो जब गार्ड अंदर गए तो सभी गार्ड्स हैरान रह गए, क्योंकि एल चैपो सेल से गायब था। तो उसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल उसमें खोदी, जो कि नीचे बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल 1 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलती थी, जमीन से 33 फुट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी। ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें इंसान आसानी से गुजर सकता था और इसके अलावा उस सुरंग में एक मोटरसाइकिल भी मिली थी, जिसके बारे में अधिकारियों का मानना था कि इसका इस्तेमाल एल चैपो को ले जाने के लिए किया गया होगा। और फाइनली वो 11 जुलाई 2015 को जेल से भाग चुका था। तो एल चैपो के भागने के बाद व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू हो गया था और पूरे जेल को बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने या फिर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने एल चैपो गुजमैन की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 3.8 मिलियन का इनाम देने की घोषणा भी की थी। लेकिन इसके बावजूद मैक्सिको की सरकार को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन इसके साथ ही मैक्सिको और अमेरिका ने एक ऑपरेशन की तैयारी की, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक स्वान। ऑपरेशन ब्लैक स्वान एक संयुक्त अमेरिकी और मैक्सिकन सरकार द्वारा चलाया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था, क्योंकि जेल से भागने के बाद से एल चैपो गुजमैन फरार था और उसको पकड़ने के लिए दोनों देशों ने यह ऑपरेशन तैयार किया था। तो इसलिए 8 जनवरी 2016 को मैक्सिकन नौसैनिक बलों ने लॉस मोचिस के सिनालोआ में एक घर पर छापा मारने की तैयारी की और माना जाता है कि ये एल चैपो के सबसे सेफेस्ट घरों में से एक था। लेकिन जैसे ही मिलिट्री वहां पर पहुंची तो सैनिकों और एल चैपो के गैंग के बीच तीव्र गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें एल चैपो के 5 बंदूकधारी मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। तो एक नौसैनिक भी इस ऑपरेशन में घायल हो गया। लेकिन गोलीबारी के दौरान 9 सैनिकों ने एल चैपो की खोज की, जो कि सुरंगों के माध्यम से घर से भाग गया था। और फिर एक चोरी की गई गाड़ी से भागने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे सैनिकों ने देख लिया। लेकिन फिर भी एल चैपो ने उन सैनिकों को रिश्वत देने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मियों ने मना किया तो एल चैपो ने कहा कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि उसका कहना था कि उसको बचाने के लिए उसके गैंग के सदस्य आने वाले हैं। और यही बात सैनिकों ने अपने सीनियर्स को भी बताई। तो उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाके में एक मोटल में कैदी को ले जाओ, और उसी मोटल के बाहर से मैक्सिको पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 जनवरी 2016 को एल चैपो गुजमैन को फिर से पकड़ लिया गया। लेकिन इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन सरकार ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां पर सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा वो काट रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को यही डर लगा रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।